अगर डायरेक्टर को अपना विजन क्लियर होना तो वो कल्कि जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता है। इसे स्क्रीन पर देखते समय हमें लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कितने एफर्ट्स पूरी कल्कि की टीम को ये मूवी बनाने के लिए लगे होंगे? चलिए देखते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल फिल्म मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है। इन बड़े बड़े सेट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है, एक्शन सीन्स को कैसे शूट किया जाता है, व्हीकल्स को कैसे डिजाइन किया जाता है और वीएफएक्स डिपार्टमेंट आखिर किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में हम फिल्म से रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट को डिटेल में समझेंगे और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर एक मूवी बनती कैसे है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशन पर। बिल्डिंग सेट्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ कल्कि। प्रोडक्शन डिजाइन टीम के लिए सेट्स को डिजाइन करने में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये था कि उन्हें या तो प्री हिस्टोरिक सेट्स बनाने थे या फिर फ्यूचरिस्टिक। टेक्नीशियंस के साथ साथ कारपेंटर्स, मोल्डर्स, पेंटर्स और कई सारे कारीगरों की मदद से इन बड़े बड़े सेट्स को बिल्ड किया गया था। कल्कि मूवी में हमें 3 अलग अलग प्लेसेस देखने को मिलती है, काशी, कॉम्प्लेक्स और शंबाला। हर प्लेस का अपना एक इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, काशी। जो काशी सिटी हमें कल्कि में दिख रही है वो आज की नहीं बल्कि आज से हजारों साल बाद की फ्यूचरिस्टिक काशी है। इतना बेहतरीन सेट उन्होंने बनाया था कि देखते समय हमें सब कुछ ऑर्गेनिक लगता है। काशी सेट के लिए पूरे 10 एकड़ जमीन अलग रखी गई थी। वहाँ पर ये गलियां और बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इन गलियों की लंबाई थी 600 फीट और चौड़ाई थी 100 फीट। बिल्डिंग्स का पूरा स्ट्रक्चर आयरन, प्लाईवुड और फाइबर शीट्स इन मटेरियल से क्रिएट किया गया था। इस फ्यूचरिस्टिक काशी सिटी में हमें कई सारे साई-फाई एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वो भी इस सेट का ही इंटीग्रल पार्ट है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स। ये पिरामिड स्ट्रक्चर सबसे पावरफुल प्लेस है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ये जमीन से मीलों दूर आसमान में है और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नीचे से एनर्जी रिसोर्स सब कुछ खींच लिया है, यहाँ तक कि गंगा का पानी भी। सबसे हटके सेटअप कॉम्प्लेक्स का ही है। टाटक्कारा सॉन्ग का एक्सटीरियर पार्ट तो यूरोप में शूट हुआ है, लेकिन जब ये दरवाजा खोलकर रॉक्सी और भैरवा कोर्टयार्ड में एंटर होते हैं, ये पूरा सेटअप इंक्लूडिंग दिस ब्यूटीफुल पैलेस सब कुछ सेट ही है। नंबर 3, शंबाला। इस प्लेस पर हमें इंडियन, अफ्रीकन, इजिप्शियन, ब्रिटिश, रोमन हर कल्चर के आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिलते हैं। शंबाला का ये बड़ा ब्रिज जहाँ क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ है, उस ब्रिज की लंबाई 600 फीट और चौड़ाई 40 फीट की है। ये 50 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा पेड़ भी सेट का ही हिस्सा है। इसे फाइबर मटेरियल से बनाया गया था। प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन बताते हैं कि अमिताभ सर को कल्कि के सभी सेट से इतना लगाव हो गया था कि उनका सीन शूट होने के बाद भी वो सेट पर रुककर बाकी एक्टर्स की शूटिंग को देखते रहते थे। I don't know, he loves sets too much that he doesn't go out of set. Even other characters shooting, he is there just sitting on chair watching the show. And if you say like, sir, if you want to take rest, we'll call you later. He say, no, I'm fine. I'm enjoying it. नितिन आगे बताते हैं कि अगर सेट पर किसी कारण कभी माहौल गर्म हो जाता था तो डायरेक्टर नागी थोड़ा कूल करने के लिए जोक्स क्रैक किया करते थे। The set is burning because something is delayed, something is not happening, and this guy is cracking the jokes. कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग फॉर द प्लेसेस ऑफ कल्कि। प्लेसेस के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए गए थे and you can see costume designer Archana Rao has done fantastic job. पहली बार वो किसी साई-फाई मूवी के लिए काम कर रही थी, इसलिए उन्हें टेक्सटाइल, फैब्रिक, सिल्वेट और जो भी मटेरियल कॉस्ट्यूम के लिए लगने वाला है वो सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़ा था। अगर हम गौर करें तो समझ आता है कि तीनों ही प्लेसेस के कैरेक्टर्स के लिए डिफाइंड कलर पैलेट यूज किया गया था। काशी के लोगों के लिए ग्रे, ब्राउन जैसे डिस्ट्रेस कलर यूज किए गए थे। सबसे चैलेंजिंग टास्क कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लिए काशी ही था, क्योंकि इसके फैब्रिक को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल था। प्लास्टिक, पॉलिस्टर और सिंथेटिक मटेरियल से ये कॉस्ट्यूम बनाए गए थे, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। कॉम्प्लेक्स के लोगों के लिए काफी रॉयल कलर्स यूज हुए थे, जैसे कि ब्लैक,
सिल्वर, गोल्डन, ड्यूअल टोन, रेड। शंभाला के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से एक्सट्रैक्ट किए कलर्स यूज किए गए थे, जैसे कि हल्दी, फूल पत्ते। इतना डिटेल्ड में काम इस डिपार्टमेंट ने किया था, इसीलिए मूवी देखते समय हम किसी भी कैरेक्टर को देखने के बाद तुरंत अंदाजा लगा पाते हैं कि ये तीनों में से किस प्लेस का हो सकता है। लाइटिंग्स फॉर द फिल्म, सब कुछ बढ़िया है। बड़े बड़े सेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, हेवी कैमरास यूज हो रहे हैं, कॉस्ट्यूम भी एकदम परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अगर सेट पर लाइटिंग ही प्रॉपर ना हुई तो सब जीरो पर आ सकता है। मौसम खराब होने की वजह से कभी कभी दिन के सीन रात में और रात के सीन्स दिन में शूट करने पड़ते थे। फिर उस हिसाब से लाइट्स को कंट्रोल करना पड़ता था। शूटिंग लोकेशन पर पूरे लाइटिंग्स को जो कंट्रोल करता है उस पर्सन को गैफर कहते हैं। बड़े बड़े क्रेन्स, स्क्रीमर्स, एलईडीज यूज करने पड़े थे ताकि प्रॉपर लाइटिंग सेट पर हो। गैफर जोरान ने बताया कि उनके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क था इस ऑफ सेक्टर सीन के लिए लाइटिंग सेटअप बनाना। ऑफ सेक्टर सीन यानी ये डेजर्ट सीन, जहां भैरवा, अश्वत्थामा और राइडर्स के बीच फाइट होती है और रिबेल्स सुमति को शंभाला लेकर जा रहे होते हैं। उस पूरे सीन को शूट करने के लिए सेट पर एक मेगावाट पावर यूज हुई थी। आसान भाषा में बताऊं तो उतने में हम हमारे घर की 5-6 महीनों तक की बिजली चला सकते हैं। बीटीएस क्लिप में देख ही सकते हो कि शूटिंग के टाइम कितने बड़े बड़े स्क्रीमर्स यानी लाइट सेट पर यूज किए गए थे। डिजाइनिंग ऑफ व्हीकल्स, सबसे ज्यादा काम अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किस पर किया है वो कोई सेट नहीं बल्कि एआई ड्रॉइड व्हीकल और भैरवा की बेस्ट कंपेनियन बुज्जी है। प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चौधरी कहते हैं कि मूवी के एंड में बुज्जी जो एक गोरिल्ला व्हीकल बन जाती है वो हमारा काफी यूनिक कंसेप्ट था। इससे पहले किसी भी फिल्म में ऐसा यूज नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली ये सीन मुझे एटलास और अवतार इन मूवी से इंस्पायर्ड लगते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। A gorilla which is not there yet in any other film. उसके बाद ये गार्बेज ट्रक बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। इसे क्रिएट करने के लिए ट्रक की पूरी बॉडी को रिमूव करके क्रिएटिव डिजाइन के साथ रिबिल्ड करके रिप्लेस किया गया था। हर एक व्हीकल जो हमें कल्कि में दिखती है सब कुछ मूवी के लिए स्क्रैच से क्रिएट किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चौधरी की बात करें तो वो दिन रात बस डिजाइनिंग के बारे में ही सोचते रहते थे। वो कभी तो रात के 2 बजे अपने टीम को डिस्कशन के लिए उठा देते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सोया हूँ 2 बजे 3 बजे तो सडनली सर आते थे, बोलते अरे संतोष एक आइडिया है, चलो उठ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मतलब इतने जुनून के साथ और जी जान लगा के टीम काम करती थी। यही वजह है कि अपने मिशन में वो कामयाब हो सके। म्यूजिक कंपोजिशन एंड साउंड डिजाइनिंग। म्यूजिक कंपोजिशन, अगर हम म्यूजिक की डिटेलिंग पर गौर करते तो समझ में आता है कि हर एक कैरेक्टर एंड प्लेस के हिसाब से म्यूजिक कंपोज किया गया है। लाइक भैरवास थीम, अश्वास थीम, यास्किन्स थीम, थीम फॉर बुज्जीज, कृष्णास थीम, etc। इनमें से आपका सबसे फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कृष्णास थीम यानी कि थीम ऑफ कल्कि। जो लोग दुनिया में बचे हुए हैं उनके लिए इमोशनल एंड एकॉस्टिक म्यूजिक, शंभाला के लिए ट्राइबल म्यूजिक एंड फ्लूइड्स, काशी के लिए इंडियन एंशिएंट म्यूजिक, कॉम्प्लेक्स के लिए क्रेजी फ्यूचरिस्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। साउंड डिजाइनिंग, आई थिंक ये सबसे अंडररेटेड डिपार्टमेंट है जिस पर कोई बात ही नहीं करता, लेकिन एक फिल्म के लिए जितने इम्पोर्टेंट विजुअल्स होते हैं उतना इम्पोर्टेंट होता है उन विजुअल्स पर एक प्रॉपर एंड सुटेबल साउंड। कल्कि के लिए साउंड डिजाइन करना तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क साउंड डिपार्टमेंट के लिए था, क्योंकि इस मूवी में व्हीकल्स, मशीन्स, गन्स सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है और इसीलिए इससे पहले जो कभी न सुना हो ऐसे साउंड्स उन्हें क्रिएट करने थे। मिसाल के तौर पर इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि फुटस्टेप्स और जंजीर के ये साउंड्स इन प्रॉप्स की हेल्प से क्रिएट किए गए थे। VFX ब्रेकडाउन, मूवी में मुझे सबसे बढ़िया चीज जो लगी है वो थे इसके VFX। कल्कि के CGI एंड VFX का जिम्मा हैदराबाद की कंपनी फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियो पर था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। VFX फॉर अश्वत्थामा's कैरेक्टर,
अश्वत्थामा के साइज को बड़ा दिखाना हो या फिर इस मंदिर में गुफा का एक्सटेंशन हो, सब कुछ वीएफएक्स का कमाल है। इसमें सबसे हाइलाइटिंग पार्ट है अश्वत्थामा का अपने माथे पर इस मणि को लगाना। इसके लिए पहले अमिताभ सर के चेहरे के अलग अलग सीजीआई मॉडल्स बनाए गए थे। ये सीजीआई मॉडल्स शॉट्स के हिसाब से थे और फिर उनको इन शूट किए गए फुटेजेस के साथ मर्ज किया गया था। इस सीन का डिटेल वीएफएक्स ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। रोबोट राइडर। राया का पीछा करते करते ये राइडर्स रोबोट अश्वत्था की गुफा तक चला जाता है। वो कोई रोबोट नहीं था, बल्कि एक असली इंसान ने उसे परफॉर्म किया था और बाद में वीएफएक्स की हेल्प से उस इंसान को रोबोट से रिप्लेस किया गया था। ये रहा उस सीन का कंप्लीट वीएफएक्स ब्रेकडाउन। फर्टिलिटी लैब्स। कॉम्प्लेक्स की इन लैब्स में गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है। वो असली दिखने वाली लैब्स और वहाँ की कुछ महिलाएं वीएफएक्स एंड सीजीआई का ही कमाल है। उस लैब में की जाने वाली टेस्ट का वीएफएक्स कैसे किया गया था, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स टूर। भैरवा जब रॉक्सी के साथ कॉम्प्लेक्स जाता है तब वाले इन ब्यूटीफुल सीन्स पर भी वीएफएक्स एंड सीजीआई की ही मेहरबानी है। कुरुक्षेत्र वॉर। कल्कि को स्पेशल बनाता है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद का ये सीन। ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है। आपका फेवरेट सीन भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो डेड बॉडीज, हाथी, घोड़े इसमें यूज किए गए हैं, वो सब कुछ लाइफ साइज सिलिकॉन मटेरियल से बनाया गया था। इस सीन को भी सेट लगाकर ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही शूट किया था और फिर स्काई रिप्लेसमेंट करके कुछ और चेंजेस उसमें किए गए थे। फाइनल आउटपुट ये रहा आपके सामने। मेकिंग ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस। एक नहीं बल्कि 3 बड़े एक्शन डायरेक्टर्स ने अपनी पूरी टीम की हेल्प से कल की मूवी के फाइट सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया था। राया हो या फिर कायरा, हर कोई अपने स्टंट्स करते हुए हमें दिखाई देता है। I am surprised and shocked at the same time seeing Raya herself performing this risky stunts. कायरा को भी कुछ एक्शन एंड जंपिंग स्टंट्स करते हुए हम इस बीटीएस क्लिप में देख सकते हैं। अश्वत्थामा कैरेक्टर की हाइट थी 9 फीट और भैरवा कैरेक्टर की 6 फीट। सो इस 3 फीट डिफरेंस को दिखाने के लिए अमिताभ सर को एक 3 फीट के ब्लू बॉक्स के ऊपर खड़े होकर शूट करना पड़ता था। वीएफएक्स में फिर उस ब्लू बॉक्स को हटाया जाता था। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इंट्रोडक्शनल सीन में अश्वत्थामा का कैरेक्टर एक भव्य हाथ के स्टैचू की उंगली पर से नीचे कूदता है। एक्शन डायरेक्टर किंग सोलोमन बताते हैं कि मैंने बस अमिताभ सर को सीन समझाया और वो तुरंत उस 20 फीट हाइट से नीचे कूद पड़े। 80 साल की एज में अमिताभ सर का इतने रिस्की स्टंट्स को परफॉर्म करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ जो हम अश्वत्थामा कैरेक्टर को स्टंट करते हुए देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से खुद अमिताभ सर ने नहीं किए होंगे। उनके लिए यहाँ स्टंट डबल यूज किया गया होगा। इसीलिए जो भी बीटीएस कल की टीम ने रिलीज किए हैं, उनमें ये रिस्की स्टंट करते हुए इनका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें चीट शूट कहा जाता है, जिनमें स्टंट डबल के चेहरे छिपाए जाते हैं। मूवी में हमें मार्शल आर्ट्स के एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं। इनको परफॉर्म करने से पहले एक्टर्स को काफी रिहर्सल करनी पड़ी थी। दुलकर सलमान एज कैप्टन। दुलकर को हमने कल्कि में एज अ कैप्टन देखा है, जिन्होंने बचपन से भैरवा को ट्रेनिंग दी होती है। फैन थियरीज के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर महाभारत के लॉर्ड परशुराम से इंस्पायर्ड है। वो चिरस्थायी रूप यानी एजलेस अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं।
ऐसा हुआ तो उनके लिए पार्ट 2 में और भी स्कोप बढ़ जाएगा। दुलकर को डायरेक्टर नागी के साथ कुछ सीन्स को शूट करते हुए इन BTS क्लिप में हम देख सकते हैं। प्लेगरिज्म इशू विद द फिल्म। हर तरफ मूवी की वाह हो रही थी, लेकिन इस बीच कल्कि के मेकर्स को एक इशू भी फेस करना पड़ा था। हॉलीवुड कंसेप्ट आर्टिस्ट ओलिवर बेक एंड संग चोई ने आरोप लगाया था कि उनके पोर्टफोलियो से इन डिजाइन्स को कल्कि टीम ने कॉपी किया है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपीज न होने के कारण लीगल एक्शन नहीं ले सके। फिर भी कलर पैलेट्स एंड शेप्स काफी हद तक मेल खाते उनके डिजाइन से। ये है ओलिवर बेक ने 1 दिसंबर 2022 के दिन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर की हुई पोस्ट, जो मेल खाती है कल्कि के इस डिजाइन से। संग चोई ने 4 फरवरी 2022 को ये पोस्ट की थी, यानी मूवी रिलीज से काफी पहले। कहा जाता है कि ओलिवर को कल्कि के मेकर्स ने पहले कोलैबोरेशन का ऑफर दिया था, लेकिन किसी कारण वो कर नहीं पाए और फिर बाद में उनके पोर्टफोलियो से कल्कि टीम ने ये डिजाइन्स उठा लिया। आपको क्या लगता है, इतना ज्यादा कोइंसिडेंस हो सकता है? कल्कि क्रू शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। ऐसी फिल्म पहले कभी हमारे इंडिया में बनाई नहीं गई, सो चाहे वो कास्ट हो या क्रू मेंबर, सबके लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। Stories take so much time, so our director took so much time to create these bunch of stories. All of us probably knew how a film is made, but none of us knew how we could make Kalki. I don't think we'll be ever made a film like this, never before or never after. Prominent actors sharing and predicting their role in Kalki Part 2। कल्कि के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किए हैं, उन एक्टर्स ने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर किया है और पार्ट 2 में उनका रोल क्या हो सकता है या फिर कैसा होना चाहिए, वो थ्योरी उन्होंने शेयर की है। एक्सपीरियंस ऑफ केया नायर एज राजा। The fact that there was like entire cities that were just like green screened and it just looked so real. I was so shocked. When we were shooting, we don't see any of this, right? We don't see it until the final edit either. Small set room that we're in become like a city. It was like insane. Experience of Ayaz Pasha as Ajju. When we were shooting the truck sequence, we know that the truck is stagnant. Somebody's moving it from the back. There's green screen throughout. There's green screen, and when I saw the truck move and us doing the action and she coming in with Ashwathama, it was That amazing. looks surreal. Experience of Kavya Ramchandran as Lily. This one time when I got nervous and I broke into Malayalam. And I remember, I think it was Nain, somebody came and said, Kavya, are you speaking Telugu? Experience of Harshit Reddy as Luke. When I saw him for the first time, Yeah. I was like, is this real? He has this aura and he's like larger than life person. And when you see him, like there are flashes of all the films, all the dialogues he said. It was just like a dream seeing him in real life. Experience of Humhu as Crane. And I remember with all those harnesses tied up, they were constantly rubbing against my skin. So they gave me a little bit of a bruise, which turned into a tear, which got infected. So it got pretty gory and pretty messy. I think it all paid off. इन्हीं की जुबान से अब पार्ट 2 की थ्योरी भी सुन लीजिए। I'm going to plan a revenge against Bhairava. Obviously, more of a bond with Ashwa, like more of a father-daughter. Correct, yeah. Like First befriend Yaskin, then betray him, come on the other side, fight with the rebels. डायरेक्टर नागी अपनी पूरी टीम को क्रिएटिव फ्रीडम देते थे। छोटे से लेकर बड़ा कोई भी हो, वो सबके आइडियाज को सुनते थे और बेहतरीन लगे तो इम्प्लीमेंट करते थे। इस तरह से पूरी टीम यानी कास्ट एंड क्रू ने मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट इंडियन ऑडियंस के सामने पेश किया है। कल्कि पार्ट 1 नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। आपने ये अब तक देखी या नहीं? देखी है तो 10 में से कितने स्टार्स आप इसे देना चाहोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।